तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 राज्य के संबंध में कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और जो भी मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो राज्य के विरुद्ध हमको प्राप्त किए जाते हैं। तो राज्य के अंतर्गत थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। आपका संसद, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, फिर आपका स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने 13 में से पढ़ा था कि अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध में क्या प्रावधान है। तो उसके साथ हम लोगों ने 4 चीजों को देखा था कि संविधान पूर्व क्या होगा, संविधान के बाद क्या होगा, फिर आपका लॉ की परिभाषा क्या होगी, प्रविष्टि विधि क्या होगी। फिर हमने पढ़ा था कि 368 जो संशोधन है उसके तहत क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समानता के अधिकार, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ठीक, तो जो आपका इसके बाद जो अब आपका अधिकार के संबंध में ये अध्याय आपका प्रारंभ होता है। ठीक, तो समानता का अधिकार के आगे जब हम लोग देखेंगे तो समानता का अधिकार एक नियम कहता है। ठीक है, केवल जो अनुच्छेद 14 है ये 2 शब्दों का है, मतलब 2 लाइन का है, जिसमें बोला गया है ठीक है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चीज बोलना भूल गया, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि समानता का अर्थ क्या होता है, समता का अधिकार क्या होता है, विधि का शासन क्या होता है। तो एक हम लोग सिर्फ आज एक इसका प्रस्तावना के तौर पे देखेंगे या इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे कि विधि का शासन क्या होता है, इस चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो है समता न्याय की आधारशिला माना गया है। विधि के शासन रूल ऑफ लॉ की कल्पना इक्वलिटी या समानता या साम्या से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का सामान्य नियम दिया गया। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है वो समानता का सामान्य नियम को कहता है। और इसके बाद जो आपके अन्य जो अनुच्छेद होंगे 15, 16, 17, ठीक है, ये सब क्या है आपके इसके उदाहरण है कि समानता का उदाहरण के तौर पे हम इस सबको देखते हैं। जैसे जो आपका 14 है कहता है विधि के समक्ष समता, तो ये 2 तरीके से कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता दी जाएगी और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जबकि आपका जो आगे आप देखेंगे 15 में, तो 15 कहता है अनुच्छेद 15 कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है वो इन सारी चीजों को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद कर रहा है अर्थात सबको समानता देने का प्रयास कर रहा है। फिर आप आगे जब 16 पढ़ेंगे तो वो कहता है कि 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो जो लोक नियोजन होते हैं जितने भी सरकार के द्वारा जो भी पद सृजित किए जाते हैं उनमें आपको क्या है समानता प्रदान की जाती है। फिर आगे जब आप 17 को समझेंगे तो 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत की जो भावना थी। तो यहाँ पे भी क्या करता है वो समानता की बात कहता है 17 कि अस्पृश्यता का अंत मन की आपको छुआछूत का जो भेदभाव है उसको खत्म करना है। किसी भी व्यक्ति को आप छुआछूत के आधार पे उससे भेदभाव नहीं करेंगे कि चाहे वो किसी भी प्रकार का छुआछूत हो सकता है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि समता के अधिकार के संबंध में। तो देखिए जो समता के अधिकार के संबंध में आपको पहले हम आज की क्लास में हम विधि के शासन को समझने का प्रयास करेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। देखो जो रूल ऑफ लॉ है ये एक ऐसी अवधारणा है, ठीक है, इसकी इस अवधारणा को जो हमारे एक प्रोफेसर डाइसी थे उनका ये सिद्धांत था। विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम है डाइसी। तो आप इसको याद रखिएगा कि विधि का शासन जिससे प्रतिपादित किया था तो उनका नाम था प्रोफेसर डाइसी। इनका ये सिद्धांत था। अब इसके तहत क्या क्या कहा गया था कि विधि की सर्वोच्चता होगी, कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, कभी भी जब आप समाज की बात करेंगे या किसी राष्ट्र की बात करेंगे तो वहां जो विधि होगी वो हमेशा सर्वोच्च होगी और कोई भी चाहे कोई व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो वह विधि के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि विधि का शासन जो लिखा वो विधि का शासन है वो इच्छा का शासन नहीं हुआ। कभी भी जब राष्ट्र की जब संकल्पना करते हैं और वहां शासन पद्धति की जब बात करते हैं तो वहां पे केवल और केवल विधि के द्वारा ही शासन पद्धति चली जाएगी, ना कि किसी के इच्छा के अनुसार। ठीक है, फिर आगे है इसको हम और ब्रीफली सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।
फिर है कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। तो जो विधि का शासन के तहत है कि व्यक्ति विशेष को विधि के ऊपर नहीं माना गया। जैसे हमारा जो भारतीय संविधान है, तो संविधान को सबसे सर्वोच्च इसीलिए रखा गया, संविधान के तहत ही सारी चीजें गवर्न होंगी और कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं हो सकता। फिर आगे कहता है विधि का उल्लंघन पर ही दंड। तो जो विधि का उल्लंघन पर ही दंड के संबंध समझते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को आप विधि का उल्लंघन करने पर ही दंडित करेंगे, ना कि अन्य किसी प्रकार से। जब कोई व्यक्ति किसी विधि का उल्लंघन करता है तभी आप उसको दंडित कर सकते हो, ना कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार की गलतियों पे आप उसको दंडित करें। ठीक है। फिर इसमें एक वर्ड होता है विवेकाधीन शक्तियां या मनमाना, जो आर्बिट्रेरी पावर बोलते हैं। ठीक है। कि विवेकाधीन शक्तियों का अभाव होता है। जब विधि की शासन की संकल्पना करते हैं तो उसमें विवेकाधीन शक्तियों का अभाव होता है कि आपको वहां पे विवेक नहीं लगाना है। जब लॉ ने जो चीज लिख दिया है आप उसी को फुलफिल करेंगे, उसी के तहत। फिर विधि के समक्ष समता। ठीक है। तो ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर समझा जाएगा। फिर विधियों का समान संरक्षण, इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो सभी को जो विधि का समान संरक्षण मिलेगा। किसी को उसके जो किसी को उसकी स्थिति के हिसाब से उसको विधि के ऊपर या नीचे नहीं किया जाएगा। अगर आप अमीर है, गरीब है, आपके ऊपर विधि का क्या है, समान संरक्षण लागू होगा। फिर न्यायिक भावना की प्रबलता, कि इसमें जो है जो डायसी की संकल्पना थी उसमें था कि न्यायिक भावना की प्रबलता को बताया था कि जब विधि के शासन का उल्लंघन होगा तो न्यायिक भावना की प्रबलता आ जाएगी। तो न्यायिक भावना की प्रबलता से हम समझते हैं कि जो न्यायपालिका है, जो न्यायालय है, उनका यहाँ पे क्या होगा, शक्तियां ज्यादा हो जाएंगी। उनको इन चीजों को कंट्रोल करने या नियंत्रित करने की पावर्स मिल जाएगी। फिर जो विधि के शासन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो ये सारी चीजें जो है आपका, इसको हम पूरे अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या चीजों को बताया गया था कि विधि के शासन की संकल्पना में क्या चीजें आ सकती है। ठीक है। कि जो हम विधि के शासन की जब बात करते हैं तो उसके सामान्य सिद्धांत क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों को हम देखते हैं इसमें। तो जब विधि की शासन की बात करते हैं तो जो डायसी ने संकल्पना की थी, इन्होंने कहा था कि विधि की सर्वोच्चता होगी। दूसरा बोला था उन्होंने विवेकाधीन शक्तियों का अभाव होगा। तीसरा बोला था उन्होंने कि न्यायिक भावना की प्रबलता होगी। तो जो डायसी थे उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल दिया था उसके तहत उनकी 3 बातें मुख्य थी। तो विधि की सर्वोच्चता को समझते हैं हम लोग कि जैसे आज के समय में हमारा जो भारतीय संविधान, ठीक है, तो भारतीय संविधान को प्रत्येक विधि, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म, मतलब आप किसी भी चीज से इसके कंपेयर नहीं कर सकते। जब भी आप किसी से कंपेयर करेंगे तो अगर आप कभी किसी चीज से इसकी कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसके क्या बोलते हैं आप, अंतर करने की कोशिश करते हैं, तो विधि जो हो, जो लॉ है, वो हमेशा क्या होगा, सबसे ऊपर माना जाएगा और विधि से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। मीन्स की विधि के सर्वोच्चता, जैसे हमारा भारतीय संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा। कि अगर आप बोलेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर्स मिली हुई है सारी, लेकिन वो भी किससे गवर्न होता है, आपके संविधान के द्वारा। तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होगी। फिर अगर आप राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर, मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष अगर उसको कोई अधिकार मिले हुए हैं, कोई दायित्व मिला हुआ है, तब भी। अब अगर किसी कलेक्टर की बात करेंगे तो कलेक्टर को भी अगर आप देखेंगे, जिनके पास शक्तियों का एकत्रण होता है या शक्तियां जिनको दी जाती है, तो ये सारी शक्तियों का स्रोत क्या होता है, आपका संविधान होता है। तो विधि की सर्वोच्चता से अर्थात यह है कि जो संविधान है वो हमेशा सबसे ऊपर होगा और उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो जो भी चीजें हैं वो विधि के अनुसार, या जो हमारा संविधान है उससे ही गवर्न होगा या उससे ही शासित किया जाएगा। फिर विधि का शासन, तो जो विधि का शासन जो शब्द यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। तो ये रूल ऑफ लॉ होगा, ना कि किसी की इच्छा पर आधारित होगा। अगर कभी किसी व्यक्ति विशेष, जैसे ये जो चीजें हैं, जो विधि का शासन का जो सिद्धांत है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि जो हमारा जो शासन पद्धति वो पहले कैसा था। आज के टाइम हम गणतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक यहाँ व्यवस्था है, तो यहाँ लोगों के द्वारा लोगों का शासन होता है, ठीक है, इसलिए हम संविधान की सर्वोच्चता को मानते हैं। लेकिन पूर्व में आप जब देखेंगे, जब राजशाही प्रवृत्ति थी या पद्धति थी या राजा का शासन होता था, तो क्या होता था कि राजा ही सर्वोच्च होता था, राजा से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता था। तो राजा की इच्छा के अनुसार सारी चीजें क्या होती थी, नियंत्रित, और उसके प्रक्रिया उसी पर आधारित होती थी। राजा की इच्छा होती थी तो वो किसी व्यक्ति को दंडित कर देता था, वो अपने इच्छा अनुसार विधियां बनाता था। लेकिन अब जब हमारे पास एक संविधान के तौर पे एक सर्वोच्च विधि है, ठीक है,
तो संविधान में जो सारी चीजों को बताया गया है और उसके आधार पे अन्य कई सारी विधियां जो हमारे पास है, जैसे भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे, संविदा अधिनियम की बात करेंगे, और भी जो अन्य अन्य अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम है, ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फिर एनवायरमेंटल लॉ, तो ये सारे लॉज जो है ये क्या है, एक जिनका जो मुख्य स्रोत है वो आपका है संविधान। तो संविधान के द्वारा ही इन सारी चीजों का क्या सृजन हुआ है या इनको बनाया गया है। तो इनके आधार पे ही कोई भी जो भी मामला बनता है या कोई भी प्रक्रिया है तो वो इनके अनुसार ही चलती है, ना किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार। क्योंकि अगर उस पर कोई व्यक्ति को कोई अधिकार दिए भी गए, अगर आप किसी अधिनियम की बात करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी जैसे एनवायरमेंटल जो एक्ट है, पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो उसमें कई सारे ट्रिब्यूनल की बात किया गया है, कई अधिकारियों की बात किया गया है। तो इन अधिकारियों को जो शक्ति दी गई है वो शक्तियां भी, सब प्रयोग भी वो क्या है, संविधान के दायरे में रहते हुए करेगा, उससे ऊपर उठ के नहीं करेगा। तो यहाँ पे उन दायरों को जो बात कर रहे हैं तो वो क्या है, विधि का शासन के तहत। अगर यहाँ पे राजशाही पद्धति होती तो राजा के इच्छा अनुसार ही लोगों को क्या किसी भी विभागों का पद सृजित किया जाता, दिया जाता, उसकी इच्छा अनुसार ही मंत्रिमंडल बनता, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती, उसके अनुसार ही विधियां बनती और उसके अनुसार ही नियम कानून चलते। तो जो विधि की शासन की संकल्पना है उसमें विधि का शासन को प्राथमिकता दी गई कि ये जो विधि का शासन है ये विधि के अनुसार चलेगा, उसके जो उपबंध है उनके अनुसार चलेगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। समझ गए? फिर बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। तो ये जो जब भी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति की जो परिस्थिति है, जो भी स्टेटस है, उसके आधार पे उसको कोई शक्तियां नहीं दी जाएगी। जो भी होगा वो संविधान के अनुसार जो सामान्य विधि जो वहां पे प्रचलित है, ठीक है, उन विधियों के पालन में ही वो व्यक्तियों को क्या है, अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो व्यक्ति विशेष को भी क्या है, विधि के शासन के तहत व्यक्ति विशेष को भी विधि के अधीन रखा गया, ना कि विधि के ऊपर रखा गया। तो जो भी व्यक्ति विशेष की बात जब करेंगे, चाहे उसकी परिस्थिति कोई भी हो, ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, तो उस आधार पे आप क्या विभेद नहीं कर सकते और उसके आधार पे उसको विधि को लगाने का और पालन करने का नियम आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप विधि के द्वारा शासित हो रहे हैं तो ये विधि की संकल्प जो शासन है ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति पर बराबर होगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई, जैसे आज के समय में अगर आप देखते हैं कोई भी अधिनियम की जब बात करते हैं तो हर नागरिक, अगर कोई अपराध, अगर किसी तरह का आप जब अपराध करें तो प्रत्येक अपराध के लिए आपको समान दंड की व्यवस्था की गई, ना कि आपकी स्थिति के अनुसार आपको दंड में विभेद कर दिया जाए। तो यहाँ पे इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, इससे अगर आप व्यक्ति विशेष के अनुसार विधियों को परिवर्तित करते रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, विधि के शासन की संकल्पना नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? अब देखते हैं यस सर। विधि के उल्लंघन पर ही दंड। ठीक है, तो आपको सामान्य सिद्धांत सभी जगह तो आप इतना अध्ययन कर चुके हैं कि सामान्य सिद्धांत के अनुसार देख सकते हैं कि जब भी कोई अपराध घटित होता है तो उसके पीछे देखा जाता है कि वो अपराध की सीमा के तहत आता है कि नहीं। कोई भी जो आपराधिक विधि, जैसे भारतीय दंड संहिता, तो उसमें आपने कोई कृत्य या कार्य किया तो वह कार्य उस परिस्थितियों को बताता है कि नहीं कि वो अपराध के अंतर्गत आएगा। तो अगर वह कार्य उस अपराध के अंतर्गत आता है तब तो आपने वह अपराध कारित किया है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस विधि का उल्लंघन किया है। तो आपको हमेशा केवल विधि के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा, केवल विधि के उल्लंघन पर ही आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, और केवल आपको किसी अन्य कारणवश मतलब अन्य कारणवश आपको क्या बोलते हैं, कोई दंड स्वरूप नहीं दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक यातना दे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर वह व्यक्ति अगर विधि का उल्लंघन नहीं करता है तो आपको यह इस प्रकार का यातना देना या उसको दंड देना ये कहीं पर भी दिया नहीं गया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली है और दूसरा व्यक्ति थोड़ा निर्बल है, ठीक है, तो वह व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली मानते हुए उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी यातना नहीं दे। अगर उस व्यक्ति ने जो निर्बल है उसने कोई अपराध कारित किया जो किसी विधि के अंतर्गत किसी विधि का उल्लंघन करने पर है, ठीक है, वो अपराध, तब उसको दंड दिया जा सकता है। तो विधि के शासन की संकल्पना के साथ जो विधि का उल्लंघन पर ही दंड का प्रावधान रखा गया है।
कि आप अगर किसी निश्चित विधि का उल्लंघन करते हैं तभी आपको किसी भी प्रकार का दंड दिया जाएगा, और अगर आपने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है तो केवल कोई व्यक्ति आपको अपनी शक्तियों के आधार पर, कि वह शक्तिशाली है, वह संपन्न है, या वह कोई भी अन्य कारण हो जिसके हिसाब से वह अपने आप को सर्वोच्च माने या ऊपर माने, और इस हिसाब से वो अन्य व्यक्ति को ना कोई शारीरिक दंड देगा ना कोई मानसिक दंड दे सकता है। हाँ, यदि अगर कुछ व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन किया है तो उस एवज पे वो विधि उसको दंडित कर सकता है। तो विधि के शासन के तहत ये महत्वपूर्ण आपका क्या रहता है, संकल्पना रहती है। फिर हम देखते हैं विवेकाधीन शक्तियों का अभाव। देखो, विवेकाधीन से आप क्या समझते हैं कि विवेक पर आधारित होना चाहिए। विवेक अर्थात आदमी की सोचने समझने की इच्छा। तो जब आप विधि के शासन की संकल्पना करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, विवेकाधीन शक्तियां या आर्बिट्ररी पावर या मनमानेपन, जैसे आदमी होता है ना कि हाँ मैं शक्तिशाली हूँ तो मैं इस चीजों को कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन सारी चीजों का क्या है, वर्जित किया गया है कि आप कभी भी क्या है विवेकाधीन शक्तियों का इसमें अभाव रखा गया। मीन जब आप आगे पढ़ेंगे तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसी चीजें आती हैं, जब कोई संविधि किसी को शक्तियां प्रदान करता है तो वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या कहा है कि शास्त्र जो विधि है उससे ऊपर कोई आपकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर किसी को जब आप शक्तियों को जब प्रत्यायोजित किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया, तब वो उन शक्तियों की सीमाओं पर ही उन सारी शक्तियों का वो प्रयोग करेगा, ठीक है। वहां पे भी उसको क्या है, अपने मनमानेपन को उपयोग करने से उसको मना किया गया है। कहीं पे भी आप अपना, मान लीजिए आपको, जैसे आपको कोई, आप किसी पुलिस में बहुत पुलिस अधीक्षक के तौर पे हैं, एक उच्च पद पर आसित है, तो आप जो भी आपके जो अधिकार या शक्तियां दी गई है, आप उन शक्तियों के अधीन रहते हुए ही काम करेंगे। और वो शक्तियां आपको कहां से दी गई है, किसी संविधि के द्वारा प्रदान की गई है। तो कोई भी देखो संविधि से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा, और आपको क्या है विवेकाधीन शक्तियों का इसमें अभाव को रखा गया है, ठीक है, कि मनमानेपन को इससे निषिद्ध किया गया कि आपको हमेशा और हमेशा विधि के अधीन ही माना जाएगा, आपको विधि के परे नहीं रखा जाएगा। फिर आगे आता है विधि के समक्ष क्या है, विधि के समक्ष समता या इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये क्या कहता है कि सभी वर्ग सामान्य विधि के अधीन और उन्हें सामान्य न्यायालय द्वारा ही लागू किया जाता है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, और इसका, ठीक है। तो जो ये जो संकल्पना है जो आपकी विधि के समक्ष समता, ये आपकी संकल्पना ना इंग्लैंड से ली गई है, जिसमें बोला गया कि चाहे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो साधारण नागरिक हो या अधिकारी हो, सभी एक ही विधि को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। जब आप विधि की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि संपूर्ण समाज उसके अधीन माना जाएगा। ये आज के टाइम में अगर आप कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला है, कोई पुरुष है, जब भी अगर वो एक ही प्रकार का दंड करता है, तो अगर एक ही प्रकार का अपराध करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो अपराध है, तो उसको क्या होगा कि उसको समान दंड की व्यवस्था की जाएगी और उसको समान दंड दिया जाएगा। तो समानता की बात क्या है, सभा पे बराबर लागू किया जाएगा। जो आगे के अनुच्छेद जिस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे, कि जो आपका 15 जो बोलता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आपको क्या है, किसी से भेदभाव नहीं करेगा। तो ये भेदभाव जो है वो किसी भी रूप में नहीं होगा, चाहे वो किसी के नियुक्ति से संबंधित हो सकता है, ठीक है, किसी अपराध से संबंधित हो सकता है, और भी अन्य चीजों से संबंधित हो सकता है। फिर आगे जो है विधियों का समान संरक्षण के बारे में देखते हैं, कि जो बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, कि जब विधि के अधीन आप हैं तो आपको हर जगह समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर कहीं पर लिखा गया है कि किसी कार्य के लिए 18 वर्ष से कम व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए, तो वह 18 वर्ष से कम का, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को दंडित नहीं किया जाए। अगर कहीं पर लिखा है, जैसे भारतीय दंड जो आपका, जैसे मान लो राष्ट्रपति की अर्हता लिखी गई कि वह भारत का नागरिक हो और उसने 35 वर्ष आयु पूर्ण कर ली, ठीक है, ये मान ले सामान्य भाषा में समझते हैं, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है। आप इसको विभेद नहीं करेंगे यहाँ पे, बस उसको केवल भारत का नागरिक होने की बात कहा है ना, तो वहां पे आप उसको विभेद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। उसी तरह अगर 35 वर्ष की बात करेंगे तो उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, फिर वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म, किसी भी परिस्थिति का हो,
ठीक है, उसको नहीं देखा जाएगा वहां। तो यहाँ पे क्या है, समान संरक्षण की बात करता है कि अगर आपको, आपने कोई जैसे अपराध के बारे में देखते हैं कि अगर आप कोई दो व्यक्तियों ने अगर अपराध किया और एक व्यक्ति उसमें गरीब है, दूसरा व्यक्ति उसमें अमीर है, तो दोनों को क्या होगा, अगर उन दोनों को संरक्षण की बात जब आती है तो उनको बराबर संरक्षण मिलेगा। अगर उन कृत्य के लिए, अगर किसी कृत्य के लिए अगर संरक्षण की बात कही गई है तो उस गरीब व्यक्ति को भी मिलेगा और उस अमीर व्यक्ति को भी मिलेगा, ना कि केवल गरीब को मिलेगा या केवल अमीर को मिलेगा। तो जब संरक्षण की बात होती है तो समान रूप से दोनों को मिलेगा, ना कि उसमें बंटवारा या भेदभाव किया जाए। ठीक, यहां तक समझ आया। फिर आपका जो आगे है कि न्यायिक भावना की प्रबलता। तो जो विधि के शासन की चीजें हैं कि जब भी आपका जब विधि के शासन का उल्लंघन होगा, अब ये तो दो चीजें जो इसमें है कि विधि की सर्वोच्चता होगी और दूसरा होगा कि इसमें क्या है, समानता, समता, समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और जब भी अगर इस सर्वोच्चता या समानता या संरक्षण की बात जब कही गई है और इसके विभेद में आकर या इसके विपरीत कोई भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है, तब आपके पास ये अधिकार होगा कि आप न्यायालय की तरफ जा सके। जब भी आपके साथ कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव होता है तब आपको क्या किया जाएगा, ये तब वहां पे क्या, न्याय की भावना की प्रबलता लागू हो जाएगी। और वहां उसी के लिए क्या है, विधि के शासन के तहत आपका स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात को समाहित किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात कि जो हमारा जो सरकार का जो तीन प्रमुख अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यह कार्यपालिका और न्याय विधायिका, इन दोनों अंगों से न्यायपालिका को पृथक रखा गया है या अलग रखा गया। तो वो इसीलिए रखा गया है कि जो विधायिका या कार्यपालिका है वह न्यायपालिका का के ऊपर अपना कोई भी नियम कानून ना लगाए या उसके ऊपर वो किसी भी प्रकार का निर्बंधन ना लगाए या किसी भी प्रकार से उसको प्रभावित ना करे। क्योंकि अगर न्यायपालिका अलग रहेगी तभी वो इन सारी चीजों को पालन कर सकती है, जो विधि के शासन, जो रूल ऑफ लॉ की बात जब करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी आपके साथ वायलेशन होता है या इसके विपरीत अगर आप जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है कि वो विधि की सर्वोच्चता को नहीं मानता, उसके ऊपर जाता है, या विधि के शासन को नहीं मानता, उसकी इच्छा के ऊपर जाता है, या वो कोई अन्य व्यक्ति को दंडित करता है जब भी वो विधि का उल्लंघन नहीं करने पर भी, ठीक है, वो अपने मनमाने शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है, तब आप क्या होता है कि न्यायालय को ये शक्तियां मिल जाती है, वह उसके प्रति क्या करे, उपचार प्रदान करे। तो जो इसको बोला गया है कि वह जो उसका उपचार का तरीका है वह स्वतंत्र होना चाहिए। फिर आगे है निष्पक्ष न्यायपालिका। तो अगर आपके किसी अधिकारों का, अभी आपके अधिकारों के विरुद्ध कोई भी चीजें होती है और यहाँ पे जब आप जाते हैं किसके पास, स्वतंत्र जो न्यायपालिका को रखा गया, तो ये न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए। इसके ये इम्पार्शियल होना चाहिए, ये किसी भी का कभी पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो न्यायपालिका है वो विधि के शासन को मानते हुए वो क्या करेगी, अपना जो भी डिसीजन है या जो भी निर्णय है या जो भी प्रक्रिया है उसकी, वो किसके आधार पर चलाएगी, वो समानता के आधार पर चलाएगी। वो जिसने भी इसका वो क्या उल्लंघन किया है उसको वो समान रूप से दंडित करेगा। वो यह नहीं देखेगा कि यह व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका लिंग क्या है, इसकी जाति क्या है, इसका जन्म स्थान क्या है, ठीक है, या इसका अन्य कोई भी चीजें जो उस चीज को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, न्यायपालिका को निष्पक्षता का पालन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके विधि के शासन की संकल्पना के तहत आती है। समझ आया यहाँ तक? जी सर। यस सर। आ गया सर। सुदीप सर। तो ये आपको जो अनुच्छेद 14 जो पढ़ना है उसके पहले विधि का सब शासन था, उसको हेमंत सर ने बहुत अच्छे से बताया। तो कोई डाउट होगा तो इसमें बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं। सर स्लाइड। से पहले वाला भी होगा सर, डेफिनेशन वाला क्लॉज। हाँ, क्या पूछो। सर मैं ये बोल रही थी, जो 6 नंबर का है ना, विवेकाधीन शक्तियों का अभाव, तो सर उसको एक बार बता दो। हेमंत सर।
देखो, विवेकाधीन शक्तियां मतलब क्या होता है समझना, कि ऐसी शक्तियां जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को उसके विवेक पे करना हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी शक्तियां न दी जाएं विधि के शासन में। जैसे आप हमारे यहाँ की जो राज व्यवस्था देखोगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों को क्या है कि कुछ कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई, मतलब उनके विवेक पे छोड़ दिया गया है कि वो वस्तु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो अपने विवेक से निर्णय ले लें। और जो विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में जो निर्णय दिए जाते हैं, तो उनपे क्या है कि न्यायालयों का क्षेत्राधिकार भी नहीं होता है। तो ये विवेकाधीन शक्तियां जो हैं, तो ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी शक्तियां ना दी जाएं जिनमें जो प्राधिकारी हैं वो अपने विवेक का प्रयोग करें। तो ये जो विधि के शासन के लिए ये आवश्यक तत्व ऐसा है कि विवेकाधीन शक्तियां ना हो, ऐसा करके ये पॉइंट जो है वो बताता है। तो लाइक